नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो एक पुराने दार्शनिक की कही हुई बात है कि द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें किसी जंग की जरूरत नहीं होती। ये चीन के एक बड़े दार्शनिक ने कही थी ये बात, और ये बात आज पूरी तरह से चीन के 2023 के सबसे बड़े कर्जदार पाकिस्तान पर लागू होती है और सटीक बैठती है। जरूर देखिए इस प्रोग्राम के जरिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपने देखा कि पिछले कुछ एपिसोड से परिवर्तन के हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं वो वाकई बहुत चिंताजनक हैं और वक्त के साथ वो और ज्यादा चिंताएं बढ़ा रहे हैं। हाल में उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बात कही कि नहीं, हम तो अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यकीन कौन करेगा? पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए, पाकिस्तान से आने वाले अलग अलग बयानों को देखते हुए बहुत मुश्किल है किसी बात का यकीन कर पाना जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको आकलन के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से वो बातें बताएंगे, वो चीजें बताएंगे जो आपको सच में हैरान कर देंगी इस वक्त के पाकिस्तान के बारे में। 20 फरवरी 1999 वाघा बॉर्डर पर उत्सव का माहौल था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बॉर्डर पर मौजूद थे। दिल्ली से लाहौर तक चलने वाली पहली बस में सवार होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच रहे थे। माहौल देखकर लग रहा था कि दो पड़ोसी देशों के बीच दशकों से जमी बर्फ पिघलने वाली है। अटल जी बस से उतरे। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले। अटल जी लाहौर पहुंचे, पाकिस्तान को अमन और तरक्की के साथ आगे बढ़ने का भरोसा दिया। अटल जी की लाहौर यात्रा को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान का पाप सामने आ गया। करगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी थी। 3 मई को युद्ध की शुरुआत हुई। 26 मई को पाकिस्तान के सभी पापियों को करगिल की चोटियों में दफन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जिन्ना का मुल्क नहीं सुधरा। असल में जिन्ना के मुल्क की फितरत, नीयत और आदत पीठ में छुरा घोंपने की है, जिसे 1999 में नवाज शरीफ ने धार दी थी। 24 साल बाद उनके भाई शहबाज शरीफ पैना कर रहे हैं। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, two nations, poverty. जहर उगलने वाली आतंक की जुबान जब अमन के नगमे सुनाने लगे तो दुश्मन की बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों का शांति राग यूं ही नहीं है। इसकी असल वजह पाकिस्तानियों से ही सुनी। फिरंगी की दौलत ने सब कुछ खरीदा, हुक्मरान खरीदे, बागबान खरीदे, तुम्हें भी खरीदा, मुझे भी खरीदा। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम। मकरूज बच्चे जन्म ले रहे हैं और कर्जों पे कर्जे हम ले रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तानियों की जुबानी चंद लाइनों में जिन्ना के मुल्क की कहानी इतनी सी ही है। शरीफ खानदान को हिंदुस्तान क्यों याद आ रहा है, ऐसे समझिए। दुनिया के सभी बड़े देशों से पाकिस्तान कर्ज ले चुका है। चीन के कर्ज तले तो पूरा पाकिस्तान ही दबा हुआ है। हालत यह है कि चीन ने अपने कर्ज की बदौलत पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तानियों को भूख से मरने से बचाना है तो शहबाज शरीफ के पास एक ही विकल्प है, और वो है भारत के साथ फिर से कारोबार शुरू करना होगा। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अब तरीके बदल दिए हैं। अब पाकिस्तान को बिना शर्त कर्ज नहीं मिलेगा। सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि डेवोस में कि वो जमाने चले गए
जब हम बगैर किसी शर्त के लोगों को पैसा दे देते थे कि सऊदी अरब से टका नहीं मिलेगा आपको। वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तानी मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तानियों की कर्ज लेकर घी पीने की आदत से अब जमाना वाकिफ है। इसलिए जिनपिंग से लेकर सऊदी के शेख तक इस्लामाबाद के हुक्मरानों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान का एक तबका अपने हुक्मरानों को आईना दिखा रहा है। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने क्लंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए। तब्दीली वाले नियाजी से लेकर फर्जी शराफत वाला शरीफ खानदान दुनिया की हर चौखट पर नाक रगड़ चुका है, लेकिन कहीं से भी खैरात नहीं मिली। चंद साल पहले तक जो पाकिस्तानी एटम बम की गीदड़ भपकियां देते थे, अब भारत से बिना शर्त बात करने को तैयार है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। 1960 के अगर दशक को देखिए तो वहां पर प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो भारत से 90 रुपए ज्यादा थी। 1950 के पीरियड को अगर देखिए तो वहां पर खासी संख्या में पर्यटक आते थे। तो पाकिस्तान यानी कि बनने के बाद के उसके जो शुरुआती साल हैं उनकी तस्वीर एकदम अलग थी, वो आज की तस्वीर से मेल नहीं खाती। 1954 में अमेरिका के लेजेंडरी सैक्सोफोनिस्ट डिजी जिलेस्पी जो है वो कराची के दौरे पर आए थे। और खास बात आपको ये भी बता दें कि जो बाइडेन भी जो है वो 2008 से 2011 तक लगातार पाकिस्तान के दौरे पर आए, लेकिन 2023 में अमेरिका से ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई और बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के एक फाउंडर प्रोफेसर ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, ये जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। आक्रोश की आग, बगावत की तख्तियां और जुबां पर आजादी के नारे। पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तान के जालिमों से आजादी, पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों से आजादी। हमारे नेशनलिज्म को भी इस्तेमाल किया और वैली में कत्लो गारतगिरी की बुनियाद रखी। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में जब से आटे की इमरजेंसी लगी है तभी से पीओके में बगावत सुलगी है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान के लुटेरे हुक्मरानों और जालिम फौज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये नस्बी भाईचारा अपने पास रखें। हमें आपके नस्बी भाईचारे की जरूरत नहीं है। हम ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई हमें कौन है और हम बतौर कौन अपना मसला हल करेंगे। ये आवाज यूं ही बुलंद नहीं हुई है। दशकों तक पाकिस्तानी फौजियों के बूटों तले कुचली जाती रही पीओके की आवाम का जमीर जाग चुका है। ये सिर्फ नारे नहीं है, ये पाकिस्तान के टुकड़े होने की मुनादी है। और यही बात अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कही है। मेरी ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू कई प्रॉब्लम्स, कई क्राइसिस, 5 मैन मेड क्राइसिस हैं और एक नेचुरल एनवायरमेंटल क्राइसिस है। और इन क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की हो सकता कि टुकड़े टुकड़े हो जाए 2023 में, या स्टेट कोलैप्स हो जाए, जिसके वजह से हज़ारों लाखों रेफ्यूजीज वहाँ से निकलेंगे और सारी दुनिया में फैलेंगे। ख़ास तौर से इंडिया पे काफ़ी असर होगा, ईरान की तरफ भी वो निकल सकते हैं। प्रोफेसर मुक्तदर खान ने पाकिस्तान के टुकड़े होने की 6 वाजिब वजह बताई हैं। राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, सुरक्षा का संकट, सिस्टम का संकट, पहचान का संकट और पर्यावरण का संकट। ये वो सब संकट हैं जो 2023 में पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की सबसे बड़ी वजह बन सकते हैं। मुक्तदर खान अमेरिका में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद कहने लगे हैं कि पीओके में पाकिस्तान के पाप के खात्मे का वक्त आ चुका है। पीओके के लोग एलओसी के इस बार तरक्की से रोशन कश्मीर को टकटकी लगाकर देखते हैं। हम
किसी कीमत पर पाकिस्तान की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देके निकाला जाए। और ये रास्ते खुलेंगे, लोग तैयारी में हैं। वैसे तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ 7.5 दशक से प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब पाकिस्तानियों को भी जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने का एहसास हो चुका है। खुद पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। हमें ये देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कर कौन लोग रहे हैं। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि हमें फूड मिलनी चाहिए। कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो, हम उनको दें। 70 साल का दौर देखिए। तारीख बताती है कि इस्लामाबाद की गद्दी पर जो भी बैठा, सभी ने पाकिस्तानियों को कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना सिखाया। इसलिए आज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी होने के मुकद्दर पर आंसू बहा रहे हैं, तो हिंदुस्तान अंतरिक्ष से पार की ऊंचाइयों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वैसे तो मैं ये बात बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है कि जहां तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, दोनों की तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, दूर दूर तक कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं है। लेकिन फिर भी ये दोहराना बहुत ज़रूरी है कि अगर आज़ादी के बाद के भारत को देखें, अपनी कमज़ोरियों के बावजूद भारत ने तमाम क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, तकनीक के क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, एक बड़ी वर्ल्ड इकॉनमी बनने के दिशा में जाने की बात हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब जाता हूं तो देखता हूं कि भारत की चर्चाओं में आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, एक धारणा क्रिएट हो गई है कि ये टेरर हेवन है, और ये धारणा बहुत सालों से बनी हुई है जो बदल नहीं पा रही है, और इसकी कई सारी वजहें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अब मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे मामलात। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की यह हर दूसरे दिन का रोना है। लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जरूरी सबक है। लेकिन दुनिया खबरदार है, क्योंकि पाकिस्तान के एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में एटम बम है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित हैं? क्या पाकिस्तान मदद के लिए एटम बम बेच सकता है? हाल ही में लंदन में न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव की खेप पकड़ी गई थी, जिसे लेकर खुलासा हुआ था कि ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान यूरेनियम सप्लाई कर रहा था। दुनिया को दहशतगर्दी का जख्म देने वाला यही पाकिस्तान अब महाविनाश के हथियार बांट रहा है। ईरान की न्यूक्लियर बम वाली ख्वाहिश में पाकिस्तान हिस्सेदार है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के एटम बम का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लीबिया, यमन, फिलिस्तीन जैसे देशों को एटमी हथियार देने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान है। और अब यही पाकिस्तान चोरी छिपे यूक्रेन और ईरान को महाविनाश के हथियार की तकनीक दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान आतंकियों को भी परमाणु हथियार दे सकता है, 100% दे सकता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी यही मानता है। 4 महीने पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तानी आतंक का पोस्टमार्टम कैसे किया था, सुनिए। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जिसके पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन उससे लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। ये पहली दफा नहीं है जब जिन्ना के मुल्क के एटमी जखीरे पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई दफा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की आतंकियों के हाथ लगने की आशंकाएं जताई जा चुकी हैं। इसलिए आज पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का पक्का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर जिहाद का सेंटर बनने वाला है? पाकिस्तान के प्रोजेक्ट 706 का असली मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब इस्लामाबाद से करीब 7,500 किलोमीटर दूर नीदरलैंड के अल्मेलो शहर में मिलता है। वहीं चलिए, नीदरलैंड के पूर्वी इलाके पर अल्मेलो नाम का एक शहर है, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा।
लेकिन इसी शहर से पाकिस्तानियों की परमाणु ख्वाहिशों को पंख लगे थे। 70 के दशक का दौर था। नीदरलैंड के अल्मेलो शहर में यूरोप का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट यूरेंको है। 70 के दशक में पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान को यूरेंको में नौकरी मिली। 3 साल यूरेंको में रहते हुए AQ खान ने परमाणु तकनीक की जासूसी की। यहीं से पाकिस्तान के न्यूक्लियर जिहाद की शुरुआत हो चुकी थी। फिर आई 13 मई 1998 की तारीख, जब भारत ने पोखरण में 3 कामयाब एटमी परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। 98 में आकर इंडिया ने 11 मई को 3 टेस्ट किए और फिर 13 मई को 2 और टेस्ट कर दिए। पोखराज में कहीं एटमी बम धमाके कर दिए, पाकिस्तान में एक वार का माहौल हो गया। मेरी सियासी जिंदगी में जो हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी गलती की वो एटमी धमाका किया। अगर हिंदुस्तान एटमी धमाके ना करता, 7 किए या 8 किए या जितने नहीं किए, तो शायद हम एटमी धमाकों की तरफ ना जाते। अगर ना करते टेस्ट तो वो हिंदुस्तान जाहिर है कि फिर वो ऐसे हालात पैदा होते कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती। इस सब बहानेबाजी के बीच पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागेई इलाके में 6 परमाणु बमों का परीक्षण कर दिया। पूरी दुनिया खासतौर से हिंदुस्तान ये तासुर दे रहा था कि पाकिस्तान के पास ये क़ुव्वत नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, अगर हम नहीं करते तो एक तरह का वो बिलफ काल हो जाता है। 24 साल पहले मई का महीना था और आज की तारीख है। तभी से पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर अवाम तक जुबान पर एटम बम लिए फिरती है। एक वक्त में पाकिस्तान की यात्राएं की और आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि पाकिस्तान उदार रहे, एक लोकतंत्र की तरह रहे और वहां पर सभी को बराबर का दर्जा मिले, बराबर का इंसाफ मिले। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि कट्टरता रहे और कट्टरपंथियों का मिजाज जो है वो वैसे ही बना रहे, शरीयत जैसे कानून जो है उनकी प्रभाव, उनका असर जो है वो ज्यादा हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पाकिस्तान में बहुत लंबे वक्त से बना हुआ है और ये कोई नई तस्वीर नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान में हुई घटनाओं के बाद से जो ज्यादा कट्टरपंथी हैं कहते हैं कि उनका असर धीरे धीरे पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के समाज पर बढ़ेगा और वो उसे और बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। झूठी थी वो बात जो जिन्ना ने कही थी, झूठा था वो वादा जो जिन्ना ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों से किया था और झूठा था वो भरोसा जो जिन्ना ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को दिया था। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों की ये चीखें नहीं सुनाई देती। ये आंसू, ये चीखें उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के हिस्से आई हैं जिनका मुल्क पाकिस्तान है। 2 हफ्ते पहले की ही तो बात है, हिंदू समुदाय की एक महिला को घर से अगवा किया गया, उसका बलात्कार किया गया, बाल काटे और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ऐसी दरिंदगी जिससे नर्क की दीवारें तक कांप उठे। यह आतंकी मुल्क पाकिस्तान के हैवानों की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। सुन सकते हैं तो सुनिए। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों को अगवा किया जाता है। जबरन मजहब बदलकर अगवा करने वाले से ही निकाह करवा दिया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना गुनाह है और इसकी वजह है पाकिस्तान की नस्लों में पैदा होते ही भर दिया जाने वाला नफरत का जहर। खुद देख और सुन लीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। पाकिस्तानियों की जुबानी ये वो हकीकत है जो हैरान करती है। पाकिस्तान में तालीम के नाम पर सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है।
ये हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। पिछले 30, 40, 50 सालों से हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन से कर रहे हैं। यही पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है, जहां बच्चों के हाथों में किताबों की जगह खंजर थमा दिए जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान के एक तबके को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं और उनके जहनों में ऐसी चीज़ें भरी जा रही हैं जिनकी वजह से नफ़रत, अंगेज़ी, तशद्दुद। मुझे लगता है जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो माइंड सेट जिसके अंदर हम सोसाइटी में रह रहे हैं। पाकिस्तान सिखा रहा है वो इमोशन से रिलेटेड, और वो जो दूसरे जो हम पर एक्शन कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो पढ़ा रहा है। इंडिया उनको ये तालीम दे रहा है कि वो अर्न कैसे करें, वो डेवलप कैसे करें। आपस में नफरत की बुनियाद पर, ये जो डिवीजन की बुनियाद पे, तफरीक की बुनियाद पे ना पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। अगर हमारे अंदर इतनी हौसला और जुर्रत है, हम ये बता सकते हैं कि 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और सब में हारे हैं। हमारी है जुर्रत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। पाकिस्तान के कुल 22 करोड़ की जनसंख्या में महज 4% अल्पसंख्यक बचे हैं, जिन्हें जबरन कलमा पढ़ाने के लिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं बस, और क्या करते हैं। माँ रोती है, मैं रोता हूँ, रीना और रोहिना को बहुत याद करते हैं हम। सिंध से लेकर बलूचिस्तान और लाहौर से लेकर मुल्तान तक ऐसे हजारों घर हैं जिनके घरों के चिराग जिन्ना के मुल्क के जल्लाद उठा ले गए। कट्टरपंथियों के जुल्म और ज्यादतियों की वजह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक छलनी से रेत की मानिंद छनते रहे। जैसे हमने कहा कि हमारे लिए चूंकि हमारा पड़ोसी है, चूंकि हमारा रिश्ता उससे अलग किस्म का रहा है, उतार चढ़ाव का रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान ने प्रमोट किया है भारत के खिलाफ, इसीलिए जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है उस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसका सही आकलन, सही जानकारी रहना वो भी बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा खास परिवर्तन एबीपी न्यूज के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।